नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात तो होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की ही, लेकिन खास तवज्जो मैं देने वाला हूं उत्तर प्रदेश पर। जनसंख्या के लिहाज से और लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पुरानी कहावत है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। उनका लोकसभा क्षेत्र काशी है, बनारस। तो उत्तर प्रदेश में चाहे 2014 की बात हो या 2019 की, 2014 में 73 सीटें एनडीए ने, 2019 में 64 सीटें, बीजेपी ने 72 जीती थी 2014 में और 62 जीती 2019 में। तो यहां पर जो ये बीजेपी का गढ़ अब बनता जा रहा है, क्या कुछ सेंधमारी हो पाएगी? विपक्ष टक्कर दे पाएगा क्या? इंडिया जो बिखरता दिखा, उनके रचयिता ही नीतीश कुमार वापस चले गए, घर वापसी कर ली, एनडीए में आ गए, 9वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए। ये तो बात बिहार की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन फिर से खड़ा तो होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यह गठबंधन दरअसल आधा अधूरा है क्या? ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस पर निकले हैं राहुल गांधी, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा पर, यह 16 फरवरी को वो दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई थी। लेकिन राहुल गांधी के साथ आप अखिलेश यादव को जो देख रहे हैं, अखिलेश यादव आज पहली बार इस यात्रा में शामिल होते दिखे। और इसकी वजह यह कि पेच अटका हुआ था सीटों के बंटवारे को लेकर। अब 17 सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी बाकी 63 सीटें अपने पास रखेगी और जो गठबंधन में लोग शामिल हो सकते हैं उनके साथ अपना फैसला करेगी। और जो शामिल हो सकते हैं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, क्योंकि जयंत चौधरी, आरएलडी वाले जयंत चौधरी, जिनको 7 सीटें दे दी थी अखिलेश यादव ने, वो हो लिए हैं बीजेपी के साथ। और मायावती, उन्होंने एकला चलो का राग अलाप रखा है कि मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी अपने दम पर उस दम में भी कुछ खेल है क्या? हाथी कमल का साथी बनकर उभरेगा क्या? तो बड़े ही दिलचस्प सियासी समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब जो ये 2 लड़के साथ आए हैं, ये लड़के एनडीए को झटके दे पाएंगे क्या? यह सबसे अहम सवाल हो जाता है। और यहां पर मैंने कई बार इन 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, अरिथमेटिक और केमिस्ट्री। गणित और रसायन शास्त्र का घालमेल किसका बेहतर होगा? बीजेपी की 2014 और 2019 की सीटें मैंने बता दी, लेकिन हम 2009 का जिक्र नहीं करते। 15 साल पहले, और राजनीति में कितना कुछ बदल जाता है कुछ सालों में, उसे समझने के लिए 2009 के नतीजे हमें उन पर गौर करना चाहिए। बीजेपी के हाथ आई थी 10 सीटें, आरएलडी तब 7 थी, तो आरएलडी 5, कुल मिलाकर 15 ही थी। कांग्रेस की 21 सीटें थी। बीएसपी और समाजवादी पार्टी तो उससे भी ज्यादा सीटें लेकर मैदान में जीती थी। समाजवादी पार्टी के पास 23, बीएसपी 20, बल्कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी। तो ये लड़के 2017 में भी साथ आए, पर 17 में सत्ता से बेदखल हो गए थे अखिलेश यादव। 2017 में या 2017 से पहले 2019 का आंकड़ा आपको बता दूं, बुआ और बबुआ साथ आए।
मायावती और अखिलेश यादव, कागज पर लगा बीजेपी के पसीने छूट जाएंगे, लेकिन दम टूटता दिखा इस गठबंधन का। समाजवादी पार्टी के पल्ले हाथ 5 सीटें ही आई, बीएसपी 10, पर सीटों से भी ज्यादा जरूरी वोट शेयर हो जाता है। समाजवादी पार्टी को 18% वोट पड़े, बीएसपी को 19% और आरएलडी को 2। गणित खराब कर दिया हमारे ग्राफिक्स वाले ने। ये तीनों मिलाकर 39% वोट बैंक होता है, 39%। और बीजेपी को कितने मिले थे? 51%। अब अंतर देखिए कितना, साथ आने के बावजूद 12% का अंतर। और क्या यहीं पर कहानी भी छिपी हुई है? और जब 2 लड़के साथ आए थे, ये तो बुआ बबुआ की बात हो गई, तब कांग्रेस के खाते 6.25% वोट आई थी और समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी 21.82%। मोटा मोटा ये आंकड़ा हो जाता है 28% वोट बैंक, जबकि बीजेपी के पास 39.67%। यहां सीट बताना जरूरी नहीं, वो विधानसभा के चुनाव थे। तो यहां भी 12% का फर्क। ये 12% का जो अंतर है वोट शेयर में, मत प्रतिशत में, क्या इसे पाट पाएंगे? और 2019 में हमने देखा समाजवादी पार्टी के वोट तो ट्रांसफर हो गए बीएसपी में, बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी सिंगल डिजिट में रह गई। और इस बार भी एक बड़ी चुनौती इस गठबंधन के लिए क्या यह रहने वाली है कि समाजवादी पार्टी का वोट तो शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस में, कांग्रेस का वोट शिफ्ट होगा क्या समाजवादी पार्टी में, एंड वाइसी वर्सा। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और अभी तक सीटों का बंटवारा तो हो गया, अंदर खाने अब सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मैं झुक नहीं सकता, टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता। इस तरह के बयान क्या गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, या ये गठबंधन दरअसल बीजेपी के लिए चिंता का सबब भी हो सकता है? ये जो पीडीए अलायंस जिस पर लगातार जोर देते आ रहे हैं, अभी साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं आया, असल मुद्दे किन पर लड़ेंगे चुनाव, तश्तरी तो सजी हुई है, बहुत मुद्दों की बात हो रही है, लेकिन 1-2 मुद्दे टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं किसी भी चुनाव में। क्या उन्हें कॉन्क्रिटाइज कर लिया है इंडिया गठबंधन ने? यह अभी देखने वाली बात होगी। अब पीडीए नारा तो बुलंद किया जा रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कागजों में बहुत अच्छा लगता है, पर पिछड़े और दलित में सेंधमारी बीजेपी कर चुकी है। ब्राह्मण मनिया वाली पार्टी, कमंडल की पार्टी मंडल को भी साध चुकी है। द सोशल इंजीनियरिंग इज कंप्लीट। तो मंडल कमंडल दोनों को वो साध कर आगे निकल रहे हैं। पर सीटों की बंटवारे की हम इंडिया की इतनी बात करते हैं, एनडीए में अभी दिक्कत आएगी क्या? इस सवाल को भी नकारा नहीं जा सकता है। 12 तारीख को जयंत चौधरी ने कहा किस मुंह से मना करूं, उससे पहले राज्यसभा में बोल चुके थे और विधायकों में सहमति हो गई है कि भाई हमें अब बीजेपी के साथ जाना है, हम एनडीए का हिस्सा हो गए। लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और इसमें इंतजार किसका है कि जयंत चौधरी एक डायरेक्ट 1-to-1 मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से करना चाह रहे हैं, लेकिन 12 से आज 25 हो गई, अब तक वो मुलाकात नहीं हो पाई है। और सीट, लोकसभा सीट 2 कहा यह जा रहा है, मुझे जो जानकारी दी जा रही है वो ये कि बीजेपी दबाव बना रही है जयंत चौधरी पर कि आप बागपत से लड़िए। वो लड़ना नहीं चाहते कि 2 लोकसभा के साथ एक राज्यसभा भी है। मैं तो खुद राज्यसभा सांसद हूं, तो 2 राज्यसभा भी रहेंगी, 2 लोकसभा भी रहेंगी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि नहीं, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाए, भूला नहीं कहते, तो दरवाजा खुला हुआ है। और जयराम रमेश
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो कहते फिर रहे हैं पिछले 3 दिनों से कि मायावती को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में। तो अभी लास्ट मिनट ट्विस्ट इन द टेल, कहानी में कोई ट्विस्ट बचा हुआ है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपी में 2 लड़के एनडीए को देंगे झटके और उत्तर प्रदेश देगा संदेश, कौन चलाएगा देश, यही तय हो जाना है क्या? और 370 की जो ताल ठोक रही है बीजेपी, अगर कोई सूबा है जहां पर उसे लगता है कि वो अपनी टैली को और बढ़ा सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। बाकी राज्यों में ऑलमोस्ट 100% या 95% स्ट्राइक रेट है। उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, एनडीए गठबंधन की। तो चर्चा में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव, आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं सौरभ मालवीय, अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता लंबे वक्त तक बीएसपी के रहे, अब राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में तो हैं लेकिन ये सीधे सीधे बीएसपी के समर्थक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पंकज, 2 लड़के साथ तो आ गए, ये लड़के कुछ झटके देंगे या झटके खुद ही महसूस करता दिखेगा अभी इंडिया? अभी भी महसूस हो रहे हैं वो ट्रेमर्स ना, जलजला आता है तो उसके कुछ घंटों बाद तक भी छोटे छोटे जलजले आते हैं, अभी वो आने बाकी हैं। देखिए अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन एक बात बहुत साफ है, उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस की ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, जब इसने एंटर किया और अभी तक आज आगरा में जब अखिलेश यादव भी वहाँ पहुँचे, तो जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोग निकले, खास तौर पर युवा वर्ग के लोग, वो हमें देखना चाहिए, उन विजुअल्स को देखना चाहिए। बहुत से नेशनल मीडिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग इसको पूरी तरह से ब्लैकआउट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़मीन पर उन नौजवानों को रोते हुए देखें जो राहुल गांधी से गले मिलकर रो रहे हैं रोजगार के सवाल पर, या वो तमाम लोग जो उत्तर प्रदेश में न्याय की बात कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि जो महंगाई का मुद्दा था या दूसरे तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वोट हासिल किए थे, आज वो सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ असफल है, बल्कि राहुल गांधी ने जो एक खास तरह की, एक कहा जाए जिसको कहते हैं मुद्दे के सामने एक जो चेहरा है मोदी का, मोदी के सामने जिस तरह मुद्दे खड़े कर दिए, खास तौर पर आरक्षण का कैप 50% हटाना, खास तौर पर जाति जनगणना का प्रश्न उठाना। आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का मसला कंप्लीट हो गया, मैं थोड़ा डिफर करता हूं। मुझे लगता है कि सोशल जो इंजीनियरिंग का प्रश्न है या सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है, वो एक नई धरातल पर राहुल गांधी उसको लेकर गए हैं, और वो सिर्फ बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी वो एक नया धरातल है, जहां पर संसाधनों के वितरण का प्रश्न हो या शासन और प्रशासन में भागीदारी का प्रश्न हो, वो एक बड़े राजनीतिक गोलबंदी का जरिया है कांग्रेस का। अब मंडलीकरण हो रहा है, वो मंडल को बैठे रहे 12 साल उस फाइल पर। मंडल तो बहुत बाद में आया, आरक्षण तो इस देश में संविधान बनने के साथ ही, बल्कि 1932 में पूना पैक्ट जो हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर आरक्षण की बात है ना, तो लेकिन काका कालेलकर का आयोग का गठन भी किया गया था, कांग्रेस ने किया था। ये तो और अच्छा, बिल्कुल मैं याद दिला रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा, वो आयोग, उस पर क्या कार्रवाई? मैं आपसे यही विनम्र आपसे अपील ये कर रहा हूं कि इसको सुन ले जरा, कि पूरा प्रयास लगातार जारी था, चाहे काका कालेलकर का प्रश्न रहा हो या मंडल का विषय। आप कह सकते हैं कि मैं कह रहा हूं कि इस बार मुद्दे इतने बड़े हैं कि ये चीजें बदल जाएंगी। बहुत साल आपने पत्रकारिता की पंकज, आज भी उसमें आप जुड़े हुए हैं। ये ना, ये बात मानेंगे कि चुनाव भारत में ये सबसे बड़ा जश्न होता है, एक मेला होता है। मेले को देखने लोग आते हैं, पर वो आपको वोट दे देंगे, ये कोई नेचुरल करोलरी नहीं है। मैं आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन जब यह बात आती है कि 50% जो रिजर्वेशन का कैप है वो हटना है, जब यह बात आती है कि जाति जनगणना होगी, जब यह बात आती है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी,
तो वो मेरे दिल में किस तरह की धड़कन होती न्यूनतम है। साझा कार्यक्रम आ ही नहीं रहा। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो इतना जल्दी मत करिए। एक पार्टी जो उसको एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी है अगर इंडिया गठबंधन की, और वो कह रहे कि हम एमएसपी पे कानूनी गारंटी देंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे, हम जो है आरक्षण का जो गैप है 50% का उसको हटाएंगे, तो एक बहुत बड़ा वादा है इस देश की जनता के सामने। जो खासतौर पर यूपी जीतेगा वही दिल्ली में बैठेगा, ये बात मानते हैं आप? भाई अगर 80 सीटें हैं तो जो यूपी में बेहतर प्रदर्शन करेगा उसकी संभावना बढ़ जाएगी। अब ये कई बार हुआ है कि यूपी में ज्यादा सीट लाने वाले नहीं सरकार बना सकते, ये भी हो सकता है, उस पे हम नहीं जाते, लेकिन इतना तय है इजाफा करना होगा, बिल्कुल इजाफा करना होगा। और मेरा यह दावा है कि इस समय जहां पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, आज का जो अखिलेश यादव जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से अगर आप चंदौली से लेकर और आगरा तक लोगों की भीड़ और नौजवानों का चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी आधी सीटें हारने वाली है, कम से कम जितनी है उसके पास आधी, बिल्कुल, मतलब 31 सीट हारने वाली हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेठी रायबरेली से होते हुए गुजरी है जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। रायबरेली से अब लोकसभा के उम्मीदवार सोनिया गांधी नहीं होने वाली है, वो तो राज्यसभा आ गई राजस्थान से। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए अब ये बात तो आप एक प्रवक्ता से अगर यहाँ पे कहलाना चाह रहे हैं तो वो संभव नहीं है। ताल उसकी ठोक कर घोषणा- क्यों नहीं? दिल्ली नहीं, जब तक कांग्रेस यूपी लड़ेगी में नहीं, कांग्रेस लड़ेगी, ताल कांग्रेस ठोक का कर कौन लड़ेगी। चेहरा? देखिए चेहरे की बात हो नहीं, ये जाएगी ना। अरे चेहरा तो है ही है, राहुल गांधी पूरे देश में चेहरा है आपके सामने। राहुल गांधी पूरे देश लगातार में चेहरा है। 2004 से लड़ते आए हैं अमेठी में। पिछली बार चलिए हार गए, तो अमेठी से उनको लड़ना क्या वो ज्यादा बड़ा नैरेटिव सेट नहीं करेगा? राहुल गांधी इसमें पसोपेश में क्यों आ जाती है कांग्रेस? नहीं, पसोपेश में बिल्कुल नहीं है। ये फैसला चूंकि संसदीय बोर्ड करेगा। मैं इतना कह सकता हूं कि राहुल गांधी को लेकर अमेठी में और प्रियंका जी को लेकर रायबरेली में जिस तरह का लड़ना उत्साह चाहिए और मांग है, जनता की मांग है, वहां लोग चाहते हैं। अगर राहुल लेकिन गांधी संसदीय अमेठी बोर्ड से फैसला नहीं लड़ते तो ये संदेश सकारात्मक कोई संदेश, एक नैरेटिव बिल्डिंग नहीं कर पाएगी अब उस समय देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि हम चेहरा नहीं, हम मुद्दों की बात करेंगे। इस चुनाव में मुद्दे इंपॉर्टेंट होंगे। और मैंने पहले आपसे कहा कि सामाजिक न्याय का जो प्रश्न है वो एक नए और ऊंचे धरातल पर जाने का ये चुनाव 2024 का। और जब आप पिछले चुनाव बात करते हैं तो याद रखिए 2019 का चुनाव एक बहुत ही एक अलग माहौल में हुआ था, वो सामान्य चुनाव नहीं था। 2014 में एक एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन 2019 का चुनाव तो बिल्कुल ही जहां भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसी स्थिति बन गई और उसमें जिस तरह के वोट पड़े और जो कुछ हुआ उस पर कहने की जरूरत नहीं। उसको आज की स्थिति से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इस समय 10 साल का जो रिकॉर्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का, उसमें देखा जाएगा आपने इस देश में हर स्तर पर लोगों को क्या दिया। राजकुमार भाटी, 2 लड़के साथ आ रहे हैं, बड़ा जुआ फिर से खेला है। जब गठबंधन किए हैं समाजवादी पार्टी ने, 2017 में 2 लड़के, 2019 के लोकसभा चुनाव में बुआ बबुआ, नुकसान समाजवादी को ज्यादा होता है। नहीं, जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े कॉज के लिए बड़ी लड़ाई कोई हो तो उसके लिए छोटे मोटे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, वो बड़ी सोच रखने वाले नेता हैं। उनकी प्राथमिकता देश का लोकतंत्र बचाना, देश का संविधान बचाना, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको नष्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उस अवधारणा को बचाना और जिन लोगों के साथ भर्तियों में रोज बेईमानी हो रही है उसको न्याय देना है। इसलिए ये छोटे मोटे नुकसान भी अगर हुए हों तो उस पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते। लेकिन संदीप जी, आपने जो शुरू में विश्लेषण किया, आपका बहुत ही शानदार और निष्पक्ष विश्लेषण था और दोनों तरफ की खूबियां और कमियां आपने बताई, हमारी कमियां भी बताई और खूबियां भी बताई। तो मैं 2 बात केवल कहना चाहता हूं। एक तो 2017 के फॉर्मूले पे 2024 का आकलन करना बिल्कुल समझदारी नहीं होगा। 2017 में हमारे साथ कई माइनस पॉइंट थे। हम एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रहे थे, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2024 में। उस समय हमारी पार्टी में अंदरूनी झगड़ा पड़ा हुआ था, वो सबको पता है, बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, उससे काफ़ी माहौल बिगड़ा। तीसरे, भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ के पुलिंदे खोल रखे थे और मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के झूठ को आगे फैलाने में जो मदद करता है, सच्चाई नहीं बताता, उस झूठ के पुलिंदे की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा उद्वेलित थे और उनसे जुड़े। जैसे कि 56 में से 46 SDM यादव भर्ती कर दिए, फर्जी बातें थी, सारी जगह पे
ये कर दिया, मुसलमानों को ये दे दिया, मुसलमानों के लिए वो कर रहे हैं, सैफई में ये होता है, पता नहीं क्या क्या आरोप उल्टे सीधे लगाए जा रहे थे, जो धीरे 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 अब लोगों को पता चला कि वो तो झूठ थे। और एक आपने मंडल और कमंडल की बात की कि भारतीय जनता पार्टी जो मंडल की पार्टी कही जाती थी वो कमंडल को भी साध रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि थोड़े दिन के लिए ओबीसी और एससी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें कुछ उम्मीद लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उम्मीदें जगाई और कहा कि हम ये पार्टी तो एक ही जाति का भला कर रही थी, हम सब में बांटेंगे। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश के ओबीसी वर्ग ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें सरेआम बेईमानी हुई, सरेआम धांधली की गई, कॉपियां बदली गई, नंबर काट काट के नंबर बढ़ाए गए घटाए गए, उसकी जांच हुई, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच की, फिर वो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में केस गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का भी आदेश है, हाईकोर्ट का भी आदेश है कि ओबीसी वर्गों के साथ यूपी गवर्नमेंट ने बेईमानी की है। गठबंधन के गणित और रसायन शास्त्र की बात कर रहा था। अरे अभी बहुत टाइम है राजकुमार भाटी, मुद्दों पर आप आइए तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेकर आइए, मुद्दे गिनवाइए, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज थोड़ा गणित और रसायन शास्त्र समझ लेना। 39% आपका वोट शेयर बना था जब बीएसपी और आरएलडी के साथ थे। कांग्रेस के उस वक्त 6% आए थे, तो आपका 18 और 6 मान लूं तो 24% बनता है। ये तो मैं थोड़ा गणित समझना चाह रहा हूं। और बड़ा जुआ खेला है क्या? आपके वोट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी पार्टी के वोट समाजवादी को ट्रांसफर नहीं होते, ना बीएसपी के हुए कांग्रेस के हो जाएंगे क्या? आप बहुत ही समझदार पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। किसी भी चुनाव का, एक चुनाव का पैटर्न दूसरे चुनाव पे कभी लागू होता ही नहीं है। पिछला अगला चुनाव हर पिछले चुनाव से भिन्न होता है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 15% वोट मिला था और कुल 47 सीटें मिली थी और 300 से ज्यादा कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई थी, 300 से ज्यादा की भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में, और केवल 47 सीट थी। वही पार्टी 14 में 2 साल बाद चुनाव हुआ, वही पार्टी 74 सीट जीत गई, 72 सीट जीत गई, 2 सहयोगियों ने जीती। हर चुनाव का पैटर्न अलग होता है। आप हमारे 17 के वोट बैंक को प्लस माइनस मत करिए, वो गणित अब नहीं चलेगा। अब हमारा वोट आप 22 में देखिए, 22 में हमारा कितना वोट बैंक बढ़ा है। अगर मायावती साथ होती तब ज्यादा मुकम्मल गठबंधन होता क्या? न्यूनतम 1 मिनट राजकुमार, सीधा सवाल है मेरा, कार्यक्रम का नाम भी यही है। जी। मायावती साथ होती तो ये इंडिया गठबंधन ज्यादा मुकम्मल दिखाई देता क्या? नहीं, मैं अब इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बहन जी ईमानदारी से राजनीति करें, ईमानदारी से, साफ दिल से, तो वो कुछ प्रभावित कर सकती हैं। और अगर तिकड़म होंगी तो तिकड़म का तो जवाब। हाथी किसका साथी है, बड़ा सवाल है। हाथी कहीं कमल का साथी तो नहीं होगा, ये बड़ा सवाल होगा। ये नतीजों को प्रभावित करेगा, ये मानते हैं आप? समाज की भावना को देख के, समाज के उत्तेजना को देख के, समाज की नाराजगी को देख के जो दलित और ओबीसी के साथ और अल्पसंख्यक के साथ लगातार बीजेपी ने अत्याचार किए हैं, मैं समझता हूं बीएसपी ऐसा गलत निर्णय कभी नहीं लेगी बीजेपी के साथ जाने का, क्योंकि समाज बहुत नाराज है। और अगर कोई पार्टी ऐसा निर्णय ले दे, जो जयंत चौधरी का भी जिक्र आपने किया, जयंत चौधरी अगर अभी तो घोषणा हुई नहीं है, लेकिन अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो मैं कहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने इस निर्णय के लिए जीवन भर पछताएंगे, जीवन भर। उनका इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, 1-2 सीट हासिल करके या कोई पद हासिल करके वो समाज का विश्वास खो दे कोई नेता, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। पर वो आपको तो नुकसान करेंगे ना, 7 सीट दे रहे थे और वो 2 सीटों पर तैयार हो गए। अनिल दुबे, ये औपचारिक ऐलान में क्या दिक्कत आ रही है? 12 तारीख को तो हो गया था ना कि भाई आप एनडीए में हैं, पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। आज 25 तारीख हो गई, लगभग 2 हफ्ते मान लीजिए। जी संदीप जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के किसानों के मसीहा को, स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय किया, तो हमारी पार्टी ने, इस देश के किसानों ने
इस देश के पिछड़ों ने, सभी जो शोषित वंचित तबके के लोगों ने उसका स्वागत किया, उसकी सराहना की और हमारी बरसों पुरानी मांग को उन्होंने पूरा करने का काम किया। जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, इसलिए हम लोगों ने उनके निर्णय की सराहना की। मतलब वही और हमारे नेता अब किस मुंह से मना करें, अपनी, किस मुंह से मना करें? पर वो औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो रहा? मुंह से ही तो करना है औपचारिक ऐलान। उन्होंने नहीं उसकी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। आप तो देश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको तो इन चीजों का पता है कि होती है। कोई चीज एक दिन शाम को चीजें तय हैं, शाम को होती है घोषणा कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे, सुबह इस्तीफा देते हैं, शाम को शपथ हो जाती है। अशोक चौहान छोड़ते हैं कांग्रेस पार्टी को, 2 दिन बाद राज्यसभा का नामांकन भर देते हैं। यहां 13 दिन हो गए, आपका औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा। कहीं कोई नहीं औपचारिक ऐलान भी संदीप जी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत कहीं आपने अपनी चौधरी चरण सिंह का जो जिक्र किया कि भाई सम्मान दे दिया, अब किस मुंह से मना करें? कि चौधरी चरण सिंह को तो सम्मान दे दिया, किसानों का कल्याण हो गया। वो शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जो वो भारत पाकिस्तान की सीमा जैसा नज़ारा हो रखा है, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स चलाई जा रही हैं, एक किसान की मौत हो गई, सर में उसके गोली लगी है, ये किसान नेता वहां पर दावा कर रहे हैं। ये अड़चन पैदा तो नहीं कर रहा? आप तो किसान सेंट्रिक पार्टी हैं। नहीं, हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। हम किसानों की ये मांगे जायज हैं। खनौरी में, शंभू बॉर्डर में जो किसान धरना दे रहे हैं उनके साथ हैं। और नहीं संदीप जी, जो किसान के ऊपर गोली चली उसकी जांच होनी चाहिए, उसका जो दोषी हो उसे दंडित किया जाना चाहिए। किसानों की एमएसपी की बात है, किसानों के ऊपर दर्ज किए हुए मुकदमों की बात है। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार सरकार के संपर्क में हैं और वो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो किसानों की जायज मांगे हैं वो मानी जाए। मांगे नहीं है, वार्ता जारी नहीं, एक फर्क है। हम अनिल दुबे किसानों से अगर बात करेंगे वो कहते हैं मांग पूरा कर रहे हैं। ये तो सरकार के वादे हैं जो वो पूरा नहीं कर रही, वो याद दिला रहे हैं। सरकार ने कहा था एमएसपी प्रभावी बनाएंगे। एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा गया। उनका फॉर्मूला, उनकी सबसे अहम सिफारिश जो थी C2 + 50% पर एमएसपी तय होगी, वो नहीं हो रही अभी भी। देखिए संदीप जी, हम एनडीए में जाने का फैसला हमारे नेता ने किया है और हम एनडीए में जा रहे हैं तो हम किसानों के लिए, भले के लिए ही जा रहे हैं। किसानों की जो मांगे हैं, किसानों के को जो मिलना चाहिए वो सब हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। दबाव देने के लिए उन मुद्दों के साथ हम एनडीए में जाएंगे। तो वो मॉरल प्रेशर डालने के लिए आप ये कर रहे हैं। एक मिनट, सौरभ मालवीय है, पर ये 2 लड़के अब साथ आ रहे हैं, कोई परेशानी, कोई चिंता की लकीरें माथे पर? सौरभ मालवीय को लाइए स्क्रीन पर। संदीप जी, 2 लड़कों की जोड़ी। जी संदीप जी, हाँ, इन 2 लड़कों की जोड़ी दोनों कमजोर कंधे हैं और इतने कमजोर कंधे हैं कि ये गठबंधन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ये अपने अस्तित्व की खोज के लिए निकले हैं। चुनाव करीब है और अभी अखिलेश जी मिलने जा रहे हैं। इसके पहले कहां थे? एक बार भी कहीं कोई परिवर्तन यात्रा जैसी बात नहीं किए, भारत जोड़ो में शामिल होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की जमीन पर अखिलेश जी को नहीं दिख रहा था कि जिस कमजोर कंधे की सवारी करने जा रहे हैं वह कहां कहां ढूंढा जाता है, कितनी सीटें हैं उनको सब मालूम है, स्वयं की सीटें सब मालूम है। जो भाटी जी समीक्षा कर रहे थे अपने दल की, परिवार में टूटन, जनता के बीच घुटन, काम नहीं धाम नहीं, वो समीक्षा का कांग्रेस ने पहले ही कर ली है। उसको अपने अस्तित्व की तलाश थी और इनको तो अपने अस्तित्व की खोज थी। दोनों मिले हैं, जुड़े हैं और ये आए हैं। तो इनके आने से सबको पता है
कोई चिंता नहीं, क्योंकि तो जनता चिंता का नहीं विकास, है तो जनता का जयंत साथ, चौधरी को, सबका विकास सबका साथ। ये जयंत चौधरी को 2024 लेकर आते हैं, यकायक कुंभकर्णीय निद्रा से जागते हैं। 4 साल तक कोई भारत रत्न दिया नहीं गया था और इस साल तो मतलब एक झड़ी लगा दी। चौधरी चरण सिंह भी याद आ गए। आप तो कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, फिर जयंत चौधरी की क्या जरूरत पड़ गई? इस देश में पहली बार संदीप जी, इस देश में पहली बार एनडीए सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में गठबंधन धर्म को स्थापित किया था। इस देश ने देखा है कि गठबंधन धर्म क्या होता है, और उसी गठबंधन धर्म को 2014 में मोदी सरकार ने दिखाया। उसी गठबंधन धर्म को 2000 लगातार 24 तक लेके आ रहे हैं और आने वाले वर्षों तक जाएंगे। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार विचार के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। अवसर ये गठबंधन धर्म है या ये राजनीति का साम दाम दंड भेद है? किसी का दाम लगा दो, किसी को दंड दे दो, किसी को नेस्तनाबूद कर दो, किसी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कर दो, या किसी के सर पर जांच की तलवार लटका दो। मायावती का भी तो डर यही है। मायावती इंडिया खेमे में इसीलिए नहीं जा रही ना, सौरभ मालवीय। ये तो मतलब दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है। मायावती इस प्रदेश, नहीं संदीप जी, मायावती जी इस प्रदेश की सर्वमान्य नेता रही हैं और उनकी कार्यशैली पर, उनके कार्य व्यवहार पर और उनके विचार की स्पष्टता उनके साथ है। इसमें कहां कोई संकट है भाई। लेकिन अवसरवादी लोग जरा सोचे हैं कि जा किधर रहे हैं, आ किधर रहे हैं। आप ये बताइए, कमलनाथ ने कहा कौन अखिलेश, क्या इसके लिए माफी मांगा और कैसे मिल गए गले? भूल गए इतनी? अरे भाई, आपसे सीख रहे हैं जमीर बना के रखिए सौरभ भाई, आपसे सीख रहे हैं। चक्की पीसिंग नेचुरली करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली एनडीए में आ जाती है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है। वो बाप बेटे ने कश्मीर बर्बाद कर दिया था, महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, उनके साथ साझा सरकार आपने चलाई। थोड़ा सीख रहे हैं आपसे गठबंधन धर्म क्या होता है। क्योंकि आज का विषय संदीप जी, आप गठबंधन धर्म पर बात कर रहे हैं, नहीं तो देश तो जा रहा, हम अर्थशक्ति के रूप में, तीसरी अर्थशक्ति के रूप में दुनिया में उभर रहे हैं। तो इसलिए वो अलग का विषय जो अक्सर आप चर्चा करते हैं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, आप लेकर आए थे ना गठबंधन धर्म, ठीक है, गठबंधन धर्म पर अब ठीक है धर्मवीर, हाथी किसका साथी, ये इस पहेली का जवाब ही नतीजों को तय करेगा क्या? संदीप जी, आपने मुझे थोड़ा लास्ट में टाइम दिया है तो मुझे थोड़ा बोलने का समय दीजिएगा। और मेरा परिचय आपने 2 तरीके से किया कि मैं बीएसपी का पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक, तो दोनों को निभाऊंगा मैं। ये जो बहुजन समाज पार्टी है ना, ये इतनी बड़ी ताकत है इस देश की कि बहुजन समाज पार्टी 500 से ज़्यादा लोकसभा पूरे देश में लड़ाती है और बहन जी को सिर्फ बहन जी हरा सकती हैं, दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अगर बीएसपी जो है ईमानदारी से इस देश में दलितों की, शोषितों की, वंचितों की अगर कोई बिल्कुल जो उनकी आवाज़ है तो वो बीएसपी है। और मैंने अभी सारे प्रवक्ताओं को सुना, बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये जो बेमेल गठबंधन किए, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले क्लियर कर दिया था कि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो वो अपने वचन पर अडिग है। पूरे 80 के 80 लोकसभा कार्रवाई को लेकर थोड़ी चिंतित हैं। नहीं संदीप जी, मुझे बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से सारे मामलों में क्लीन चिट, कोई ईडी का डर नहीं। बहन जी जैसी शेरनी इस दुनिया में कोई है नहीं, उनको ईडी पीडी या कोई डरा नहीं सकती। अब मुझे 2022 के विधानसभा चुनाव में 9% वोट बैंक घटा था, उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। नहीं, ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी संदीप जी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक मिशन और मूवमेंट भी है महापुरुषों का, तो हम पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आता हूं, जो अभी हमारे 2 विद्वान प्रवक्ता भाटी जी
और ये स्टूडियो में बैठे हैं पंकज जी, ये इन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला और ये सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा और सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया। तो कांग्रेस तो वो पार्टी है कि जो काका कालेकर आयोग को बनाया और रद्दी की टोकरी में डाल दिया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो समर्थन लेकर के सरकार गिरा दी। ये सबसे बड़े ओबीसी के और दलितों के विरोधी हैं ये। और ये जो भाटी बीएसपी बीजेपी की नेचुरल अलाई हो गई ना फिर तो। नहीं संदीप जी मुझे बोलने दीजिए। ये जो भाटी जी भी बोल रहे थे, ये इनका जो दोहरा चरित्र है। कल जो है इनकी पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने संत रविदास जी पर कसीदे पढ़े। बहन जी ने संत रविदास जी के नाम से जिला बनाया था भदोई, इन्होंने आते ही उसका नाम बदल दिया। और मुझे डर है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये मूर्तियों की गर्दन तोड़ देते हैं, जैसे बहन जी की तोड़ दी थी इन्होंने जाकर के, तो संत रविदास जी की ये मूर्ति ना तोड़ दें समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो उस पर जरा पुलिस का पहरा भी जो है लगा के रखें योगी जी। और इनके दोहरे चरित्र के पीढ़ी की बात करते हैं ये। अभी इन्होंने एक ही परिवार के, कायस्थ परिवार के जया बच्चन, तो एक बात साफ हो रही है ना, दोनों को लड़ाया। आपका सारा गुस्सा, परेशानी, आरोप वो इंडिया के लिए है, तो आप एनडीए के दरअसल एक नेचुरल अलाई है। देखिए मैं 10 सेकंड में फिर अभी संदीप जी, मैं मुझे नहीं 20 सेकंड दीजिएगा। मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये गारंटियां तोड़ते हैं, विश्वास को तोड़ते हैं। जैसे इन्होंने हमारे एमएलए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब में तोड़ डाले। और मोदी जी क्या करते हैं, वो गारंटी देते हैं। इन्होंने परिवार के लोगों को, कहां के एमपी हैं, परिवार के लोगों को, वो बीजेपी में जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? परिवार के लोगों को भारत रत्न दिया, लेकिन मोदी जी ने चौधरी साहब को भी दिया, तो जो है पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया। मतलब आपकी बातों से ये साफ हो गया, धर्मवीर हो गया। देखिए दूसरे के लिए भी समय रखना चाहिए ना। अभय दुबे माइक डाउन कीजिए धर्मवीर का। अभय दुबे, ये लड़के साथ आते हुए कुछ झटके देते दिख रहे हैं या अभी इंडिया के झटके आने बाकी हैं? संदीप जी, आपने डॉन फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, बाद में शाहरुख खान की भी डॉन आई थी। हाँ। तो उसमें एक डायलॉग था कि डॉन को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उसी तर्ज पे मैं कहूंगा, फिलहाल इंडिया गठबंधन जिस तरीके से चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कम 10 से लेके 15 सीटें, 12-13 सीटें बढ़ाना चाहती है। और जिस तरह से गठबंधन बना है उससे वो जरूर उतनी सीटें बढ़ाएगी, मेरा ये मानना है। मतलब गठबंधन और फायदा देगा, आप ये कह रहे हैं? साबित नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित होऊं, लेकिन मैं गलत साबित नहीं होऊंगा। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही तरीके से भाजपा को हराया सकता था, नहीं वो भाजपा को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। वो देखिए आपने खुद ही बता दिया गठबंधन का सामाजिक आधार कितना है। अब आप भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक अधिकार और जोड़ लीजिए, वो गठबंधन से बहुत बड़ा है। ये तो सीधे सीधे गठबंधन के पास ना तो अर्थमेटिक है और ना ही ना गणित है, मैथमेटिक्स है गठबंधन के पास, और ना ही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री तो पूरे देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो अर्थमेटिक भी नहीं है इनके पास में। जब बिहार में उनके पास केमिस्ट्री मानी जा सकती है, मैथमेटिक्स मानी जा सकती है, महाराष्ट्र में मैथमेटिक्स मानी जा सकती है, उत्तर प्रदेश में दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब है, वक्त थोड़ा कम है। राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए अगर दरअसल वो गंभीरता दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ लड़ाई को लेकर? जी, मेरा मानना यह है कि रायबरेली से भी किसी कांग्रेस के व्यक्ति को लड़ना चाहिए और गांधी परिवार के व्यक्ति को लड़ना चाहिए, अमेठी से भी लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस का मनोबल जो पहले से ही बहुत गिरा हुआ है, संगठन के नाम पे लगभग वो शून्य है उत्तर प्रदेश में, वो और ज्यादा गिर जाएगा। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विकेट पर भारतीय जनता पार्टी है। इस हकीकत को, ये सेफोलॉजिकल फैक्ट है।
इसको कोई भी आदमी कहेगा, इसको मानने से इनकार करना अपने आप को धोखा देना है। तो यहां पर कुछ एक्स फैक्टर जो कहते हैं, कुछ एक ऐसी राजनीतिक रणनीति वो भी क्या अख्तियार करनी पड़ेगी इंडिया को जिसमें लोगों का आकर्षण फिर से उसकी तरफ आता दिखे। और उसमें क्या राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, पारंपरिक सीट है, और रायबरेली से सोनिया नहीं तो क्या प्रियंका लड़ें तो कुछ दम आता दिखेगा इंडिया में। राजनीति में बहुत कुछ बदलता है, एक रात भी लंबी होती है, कितना बदलेगा आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय हमसे साझा कर रहे हैं। तो इंडिया का गठबंधन तो हो गया, दो लड़के साथ भी आ गए, झटके दे पाएंगे या झटके इंडिया ही महसूस करेगा। उत्तर प्रदेश में अमित मथुरिया हैं, जयपुर वासी हैं, वो कहते हैं जब तक हाथी साइकिल को नहीं खींचेगा तब तक यूपी में कमल खिलेगा।